हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सीटेट एग्जाम में एज इट इज पूछे गए क्वेश्चन है। तो हमारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसमें हम एसएसटी और जो साइंस के क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं, अलग अलग सेक्शन अलग अलग डे में। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। तो साइंस के क्वेश्चन पहले भी हम एक क्लास इस पर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो क्लास भी आप देख सकते हैं किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का वो एक टेबल फॉर्म में है और फिर आपको बताना है किसका कौन सा आंसर सही है। तो ये हम बेसिकली ये कहे विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हमको ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है, यानी हमको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चारों के आंसर एग्जैक्ट पता हों। अगर एक दो के आंसर भी हमको पता है तो हम वहाँ से ऑप्शंस को अच्छी तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले है विटामिन ए, और विटामिन ए हमारी आँखों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है और हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है विटामिन ए। उसके बाद हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में शरीर की मदद कौन करता है? तो विटामिन डी देखिए रिलेटेड है हड्डियों से, और इस विटामिन डी की कमी से ही रिकेट्स नामक जो रोग है वो हो जाता है। यानी सी का यहाँ पर फर्स्ट होगा, ए का सेकंड नंबर होगा। तो इसी से ही हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर आपको ये बता दें कि जो यानी विटामिन सी होता है, विटामिन जो सी है हमारा, उसमें अगर हम यहाँ पर बात करें तो अलग अलग कई रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो प्रदान करता है विटामिन सी। तो सी का यानी ए का सेकंड और सी का फर्स्ट, ये आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा आपका थर्ड नंबर, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर। तो ये यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया है। यानी जो यहाँ पर रेगिस्तानी वनस्पति होती है, रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति होती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो बात करें अगर हम कैक्टस की, तो कैक्टस जो कि एक रेगिस्तानी वनस्पति है, तो यहाँ पर किस प्रकार की जो विशेषता है वो होती हैं। तो देखिए, पत्तियाँ कांटों के रूप में होती हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। यानी पत्तियां जो हैं वो कांटों के रूप में होती हैं, और उसके अलावा तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है, तो ये भी बात सही है। उसके बाद तने पर एक मोटी परत होती है, ये भी आपकी बात सही है। जड़ें सतह के समीप होती हैं, तो देखिए ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो जड़ें यहाँ पर पेड़ों की काफ़ी लंबी होती हैं। यानी जो रेगिस्तानी वनस्पति होती है उसमें जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं, जिससे जो भी भूमिगत जल है वो भी काफ़ी दूर होगा, तो इसलिए वहाँ से जल मिल सके, इसलिए जड़ें जो है वो सतह के समीप नहीं होती बल्कि काफ़ी अंदर तक जाती हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ए, बी और सी, यानी ये तीनों विशेषताएं रेगिस्तानी वनस्पति से रिलेटेड हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल में घुलनशील यौगिक बनाता है जो लिटमस को नीला कर देता है। इस विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। यह कौन सा तत्व है? तो देखिए, ये जो तत्व है हमारा, ये है कैल्शियम तत्व। तो कैल्शियम तत्व ही यहाँ पर यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जो कि विलयन बनाया जाता है किससे? कैल्शियम से जो विलयन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक बार फिर से टेबल फॉर्म में, और यहाँ पर हमको बताना है कि शरीर की विभिन्न गतियाँ जो जोड़ों की गति से जुड़ी हुई हैं, यानी जो हमारी संधियाँ होती हैं जिन्हें हम इंग्लिश में जॉइंट कहते हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये टेबल फॉर्म में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमको वो आंसर यहाँ पर ढूंढना होता है जो हमको पता हो बेसिकली, या हम ये कह लें जो सिंपली हम जिसका यूज करते हैं। तो देखिए, कोहनी की गति, ये हम अक्सर पढ़ते हैं बायोलॉजी में। जो कोहनी की गति होती है ये हमारी होती है कोर संधि, या आपने हिंज जॉइंट के नाम से भी इसको पढ़ा होगा, इंग्लिश में इसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं। तो कोहनी की गति कोर संधि होती है, यानी सी का सेकंड नंबर सही होगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम जो अदर ऑप्शंस हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर क्रिकेट की जो गेंद फेंकना, क्रिकेट की गेंद फेंकना किस प्रकार की संधि यानी किस प्रकार की गति होगी इसमें? तो गेंद और उलूखल संधि इसमें पाई जाएगी, यानी जब क्रिकेट की गेंद को फेंका जाएगा। सिर को बाईं या दाईं ओर घुमाना, ये हमारी धुराग्र संधि होगी। और हंसते हुए ऊपरी जबड़े की गति, ये हमारी कैसी होगी? ये होगी अचल संधि। तो सबसे पहले ए का 4 और
बी का 1 हमको ढूंढना है, तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ये हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में रुद्ध विकास यानी विकास नहीं हो रहा, चेहरे पर सूजन है, बालों का बदरंग होना और त्वचा की बीमारियां दिखें तो यह निम्न की कमी के कारण हो सकता है। यानी उस व्यक्ति में किस चीज़ की कमी हो गई है जिससे उसके चेहरे पर सूजन आ गई है, बालों का जो रंग है वो बदरंग हो गया है, तो ये होता है प्रोटीन की कमी से। और जैसा कि हमारे बालों में भी प्रोटीन पाया जाता है और उसी से बालों का जो रंग है वो हमारा परिवर्तित होता है। तो अगर आपकी प्रोटीन की कमी है तो विकास रुक जाएगा यहाँ पर। उसके अलावा त्वचा की बीमारियां भी हमको दिखेंगी, चेहरे पर सूजन होगी, ये सब प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ पौधे दिए हुए हैं एक तरफ और एक तरफ उनकी प्रजनन की विधि दी गई है, यानी कि इस पौधे से किस प्रकार की जो प्रजनन है वो यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें शैवाल, तो शैवाल में जो प्रजनन होता है वो आपका होता है विखंडन के द्वारा। तो शैवाल में जो प्रजनन हमको देखने को मिलता है वो मिलता है विखंडन के द्वारा। तो ए का हमारा 2 नंबर सही होगा। फिर आता है फफूंद, या जिसे हम फंजाई कहते हैं, कवक कहते हैं, उसमें जो विखंड यानी प्रजनन हमको देखने को मिलता है वो बीजाणु बनने से देखने को मिलता है। और फिर यहाँ पर डेहलिया में ये होता है जड़ों द्वारा। उसके बाद जो कैक्टस है ये शरीर के भाग का यानी अलग होना, इससे रिलेटेड है कैक्टस। तो ये अगर हम बात करें तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1 है हमारा यहाँ पर 4th ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ नीचे पदार्थ दिए हुए हैं और प्रयोगशाला में उनके भंडारण की विधि हमको यहाँ पर बताना है, किस प्रकार से उनको कहाँ पर रखा जाना चाहिए। जो पदार्थ कुछ हमारे दिए हुए हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सोडियम धातु, देखिए हमने अपने 12 स्टैंडर्ड या 11 स्टैंडर्ड में यहाँ पर पढ़ा है कि जो सोडियम धातु है उसको हमको कहाँ पर रखना चाहिए, उसे हमें किरोसिन ऑयल में रखना चाहिए, यानी मिट्टी के तेल में रखना चाहिए। जो सोडियम धातु है जिसमें उसमें जो विस्फोट है वो ना हो सके, ये हमने देखा है जब हम प्रयोग किया करते थे लैब में 12 स्टैंडर्ड में। तो और इसके अलावा तो ए का 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। इससे आप जो ऑप्शन है वो यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। और एक ही ऑप्शन में 4th नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है, 2nd ऑप्शन में ही, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। और अगर हम बात करें जो अदर हमारे दिए हुए हैं, तो फास्फोरस को हम जल में रखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो गुटिकाएं हैं उन्हें हम प्लास्टिक की शीशी में रखते हैं और पारा को हम एक कांच की शीशी में रखते हैं। तो इस प्रकार से हम इनका भंडारण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सृजन ने एक मैराथन में भाग लिया, यद्यपि वह नियमित रूप से सैर नहीं करता। तेज दौड़ने से उसकी टांगों में ऐंठन हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मांसपेशियों में जो ए है आंशिक रूप से बी में टूट गया और एक गर्म जलूष्मक में पैर रखने से उसकी इस अवस्था में सुधार हुआ, क्योंकि बी पूर्णतया सी और डी में टूट गया। ए बी सी डी और यानी ए बी सी और डी क्रमशः क्या। देखिए क्वेश्चन आपसे सिंपली ये पूछा गया है कि उसकी टांगों में ऐंठन हो गई तो किस लिए हो गए, यानी मांसपेशियों में क्या किस में टूट गया, ये पूछा है, घुमाकर एक स्टोरी फॉर्म में आपसे पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले हमारी मांसपेशियों में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज यहाँ पर लैक्टिक अम्ल में टूट गया, यानी C6H12O6 जो है ये हमारा लैक्टिक अम्ल में टूट गया और इसके जमा होने से ही जो गांठिया है या टांगों में जो ऐंठन देखने को मिलती है वो लैक्टिक अम्ल के जमा होने से ही देखने को मिलती है। फिर इसने क्या किया, एक गर्म जल ऊष्मक में पैर रखा और इसके पैर रखने से क्या हुआ, फिर जो ये लैक्टिक अम्ल था ये CO2 और H2O में टूट गया और उसको इससे आराम मिल गई, यानी जो लैक्टिक अम्ल जमा था वो यहाँ पर हट गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाद का कार्य नहीं है। तो आपको बताना है जो खाद है उसका कौन सा कार्य नहीं है। तो देखिए मृदा की संरचना को सुधारना ये तो खाद का कार्य है, मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना और इसीलिए हम DAP या यूरिया का हम यूज करते हैं जिससे कि पोषक तत्वों की आपूर्ति हम यहाँ पर कर सकें। उसके बाद मृदा में बीजों की वृद्धि के लिए पुटिका प्रदान करना, तो ये ऑप्शन सही होगा, यानी ये खाद का कार्य नहीं है। उसके अलावा मृदा की जल प्रतिरोधक क्षमता को, प्रतिधारक क्षमता को सुधारना, ये भी खाद का कार्य है। तो सही आंसर होगा 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उन मानव रोगों का समुच्चय है जो कि एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी जो वायरस जनित रोग हैं
वो यहाँ पर आपको बताने हैं कौन कौन से रोग हैं जो वायरस से होते हैं। देखिए कुछ रोग हैं हमारे जो वायरस से होते हैं, कुछ रोग होते हैं हमारे बैक्टीरिया से या जिसे हम जीवाणु कहते हैं, और कुछ जो रोग हैं हमारे वो प्रोटोजोआ से होते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग चीज़ों से होने वाले जो रोग हैं, वायरस बैक्टीरिया से होने वाले रोग, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक रोगों का क्या दिया गया है, समुच्चय दिया गया है, बहुत सारे रोग दिए गए हैं। तो देखिए अगर आपको पता होगा इसमें एक ही ऑप्शन को अगर आपको एलिमिनेट करना है तो देखिए जो 6 रोग होता है जिसे ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं या टीबी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी ये एक जीवाणु जनित रोग है। तो जिसमें 6 रोग है वो आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आपको एक पता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और सही आंसर होगा आपका बी नंबर, हेपेटाइटिस ए, खसरा, पोलियो और चेचक, ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। उसके अलावा जो आप यहाँ पर देखेंगे तो टाइफाइड, साल्मोना टाइफी, ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा। और यहाँ पर कालरा यानी कि हैजा, 6 रोग इसमें है ही, तो इस प्रकार से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम के कुछ उत्पाद हैं और उनसे यानी उनके उपयोग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें जो भी हमारा कोक है उसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, तो देखिए जो कोक है उसका निर्माण हम यानी उसका यूज हम करते हैं स्टील के निर्माण में। और फिर बात आती है कोल तार की, तो कोल तार का यूज हम करते हैं खुशबू या इत्र के प्रयोग में, यानी विस्फोटक में इसका हम यूज करते हैं। फिर आती है कोल गैस, और कोल गैस का उपयोग हम करते हैं यहाँ पर उद्योगों में ईंधन के रूप में। और जो बिटुमिन है इसका उपयोग हम करते हैं सड़कों पर परत बिछाना। तो ए का 4 बी का 1 जिसमें होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में और यही हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही मिलान आपको करना है। रेशा दिया हुआ है और उसका उत्पत्ति का भाग, यानी जो रेशा है ये कहाँ से उत्पत्ति इसकी होती है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले है यहाँ पर सन, कपास, रेशम, नारियल का रेशा। तो देखिए जो नारियल का रेशा होता है ये क्या होता है, ये एक छिलका वाला पार्ट होता है। आपने देखा भी होगा जो नारियल होता है उसका बाहरी वाला जो भाग होता है जिसे नारियल का रेशा कहते हैं वो उसका बेसिकली छिलका ही होता है। उसके अलावा जो रेशम है वो यहाँ पर क्रमिकोज से उसकी उत्पत्ति होती है, और कपास एक पुष्प है और सन एक तना है। तो यहाँ पर देखिए डी का फर्स्ट तो 2 ऑप्शन में देखने को हमको मिलेगा। उसके अलावा सी का सेकंड, तो डी का फर्स्ट सी का सेकंड, ये है आपका सेकंड नंबर में, यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चुनाव करिए। तो प्लास्टिक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए ताप सुनम में बराबर बारंबार सांचों में ढाले जा सकते हैं। ऊष्मा स्थितिक प्लास्टिक गर्म करने पर पिघलाए जा सकते हैं। बेकेलाइट ताप सुनम्य का उदाहरण है। पॉलीथीन और पीवीसी ऊष्म स्थैतिक प्लास्टिक के उदाहरण है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये होगा फर्स्ट नंबर, ताप सुनम्य बारंबार सांचों में ढाले जा सकते हैं जो प्लास्टिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये एक क्वेश्चन नहीं, ये एक मैथ का क्वेश्चन है, यानी जिसमें हमको क्या दिया हुआ है, अधिकतम गति दी हुई है, यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दिवसे 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो कितने मिनट में तय करेगा वह जितना तेज हो सकता है दौड़े। तो यहाँ पर देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी है हमारी 2.5 किलोमीटर और चाल है 56 किलोमीटर। तो यहाँ पर इसको जब हम भाग करेंगे तो ये लगभग हमारा जाएगा लगभग 4 बार ये यहाँ पर जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे हम, तो ये हमारा आ गया किसमें, घंटे में, और इसको हमको किस में बदलना है क्योंकि हमारे जो ऑप्शन दिए हुए मिनट में दिए हुए, तो 0.004 यहाँ पर इसमें हम गुणा करेंगे 60 का, तो ये हमारा हो जाएगा लगभग 240 ये हमारा लगभग यहाँ पर हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए आप एग्जैक्ट इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा और उस हिसाब से इसका आप आंसर दे सकते हैं। और सेम प्रोसेस यही करना है, बस कैलकुलेशन में थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। इसमें आपको भाग देना है, तो ये 4 से कुछ ज़्यादा जाएगा, यानी 4 बार एग्जैक्ट नहीं जाएगा, 4 से कुछ ज़्यादा जाएगा। तब यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर 60 का गुणा कर देना है। तो 2 ऑप्शन तो गलत ही हो गए। 3 मिनट या फिर 2 मिनट आपका आंसर आएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, एलिसा बुखार से पीड़ित है, उसकी सहेली से उसका ताप रोग विषयक तापमापी से देखा और पाया कि 101 डिग्री सेल्सियस और दाईं ओर 2 भाग अधिक है, तो उसका तापमान कितना है, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर कोई थर्मामीटर है, यानी इसमें एक बड़े भाग और दूसरे बड़े भाग के बीच में 10 छोटे भाग होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी 2 बड़े भागों के बीच, अब जैसे यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है आपका 101 डिग्री और यहाँ पर है 102 डिग्री, तो इनके बीच में 10 भाग हैं हमारे, यानी दशमलव में 10 भाग होंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 101 डिग्री सेल्सियस और दाईं ओर 2 भाग अधिक है, तो दाईं ओर 2 भाग यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया 0.1, ये हो गया 0.2, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 101.2 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर उसका तापमान है। इस प्रकार से हम इसे निकालेंगे। अगला क्वेश्चन है, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तड़ित झंझा, बादलों का गर्जन या बिजली गिरना जिसे हम कहते हैं, के दौरान कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए, यानी आपको क्या नहीं करना चाहिए। तार वाले फ़ोन पर बातचीत, ज़मीन पर उकड़ू बैठना, मोबाइल का उपयोग करना, छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना। तो देखिए आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो तार वाले फ़ोन से बातचीत आपको नहीं करनी चाहिए, यानी तड़ित झंझा के दौरान। तो ये जो मानव क्रियाकलाप है वो आपको यहाँ पर नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किनमें ध्वनि तरंगे गति नहीं कर पाएंगी, यानी जो ध्वनि तरंगे हैं कहाँ पर नहीं चल सकती, लकड़ी के स्केल से, धातु की तार से, कपड़े के धागे से या निर्वात से। तो सही आंसर होगा निर्वात। तो देखिए जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो निर्वात में नहीं चल सकती, इसीलिए अगर आप चंद्रमा पे जाते हैं जहाँ पर निर्वात है, वहाँ पर अगर आप बोलेंगे तो आप एक दूसरे की आवाज़ को नहीं सुन सकते। क्योंकि अगर देखिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स के अंदर कि अगर चंद्रमा पर किसी बम का विस्फोट किया जाता है तो उसकी ध्वनि सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी। तो देखिए उसकी ध्वनि आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी, क्योंकि जो ध्वनि होती है वो निर्वात में गति नहीं कर सकती। तो देखिए ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए, और यहाँ पर जीके से रिलेटेड, यानी ये साइंस के हमारे क्वेश्चन हैं। देखिए 2 सेक्शन है, एसएसटी सेक्शन और साइंस प्लस मैथ सेक्शन। तो ये हमारे साइंस के क्वेश्चन थे जो हमने आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस किए, और कुछ क्वेश्चन और हमारे बचे हुए, तो वो भी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।